में जो सोच है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और जो मान है वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर से मैं बात कर रहा हूं, किसी वस्तु को पलायन वेग, किसी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिस वेग से फेंके जाने पर पिंड पृथ्वी से बाहर चला जाए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए, वापस नहीं आए, यानी पलायन कर जाए, उस न्यूनतम वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। ठीक है। अब अगर हम पृथ्वी से h ऊंचाई से किसी पिंड को फेंक रहे हैं, m द्रव्यमान के पिंड को, तो उस पिंड की जो गतिज ऊर्जा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जो गतिज ऊर्जा है, उसका मान होगा 1/2 mv²। ठीक है। और जो स्थितिज ऊर्जा है u, उसका जो मान है वो होगा 1/2 नहीं, माइनस का g, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r होता है। अगर हम h ऊंचाई के लिए निकालना चाहें तो स्मॉल r का जो मान होता है वो हम पहले ही बता चुके, r प्लस h के बराबर होता है। स्मॉल r केंद्र से दूरी है, और अगर हम पृष्ठ से इसको h ऊंचाई पर मान रहे हैं तो इस स्मॉल r का जो मान है वो r प्लस h के बराबर होगा। तो स्मॉल r को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, r प्लस h। अगर हम कुल ऊर्जा निकालना चाहें तो कुल ऊर्जा का जो मान है वो होगा E बराबर ए के प्लस यू। के का जो मान है वो है 1/2 mv² माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन r प्लस h। ठीक है। अब अगर मैं अनंत पर ऊर्जा का मान निकालना चाहूं तो अनंत पर जो ऊर्जा का मान होता है उसको हम कह सकते हैं, अनंत पर हम देखें तो अनंत पर जो ऊर्जा है ई अनंत, वो भी दो प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनी हुई होगी, के अनंत और यू अनंत। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अनंत पर जो ऊर्जा है वो केवल गतिज ऊर्जा होगी, जो होगी 1/2 m इंटू वी अनंत का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यानी कि अगर आप इसको अनंत पर फेंकते हो तो कम से कम इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, कम से कम इतनी ऊर्जा की। यह है पृथ्वी के तल पर ऊर्जा और यह है अनंत पर ऊर्जा। ठीक है। अब अगर आप इस पिंड को अनंत पर भेजना चाहते हो, मान लो अनंत पर ऊर्जा का जो मान है, अनंत पर पहुंचने के बाद में पिंड की जो ऊर्जा है उसका जो मान है वो है, मान लीजिए अनंत पर पहुंचाने के लिए हम या ये कहें कि आवश्यक ऊर्जा का जो मान है वो 10 जूल है, तो इसका मतलब आपको कम से कम 10 जूल ऊर्जा तो देनी ही पड़ेगी। इससे ज्यादा दोगे तो भी अनंत पर चला जाएगा, लेकिन कम से कम 10 तो देनी पड़ेगी। यानी कि पृथ्वी तल पर जब इसकी ऊर्जा अनंत पर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से ज्यादा या इसके बराबर हो तो ही ये अनंत पर जा सकता है, तो ये अनंत पर जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पिंड है उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, हम कहेंगे भाई पिंड की जो ऊर्जा है E, उसका मान अनंत पर जो ऊर्जा है E या तो उससे ज्यादा हो और या उसके बराबर हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर कम हो गया, अगर इससे कम हो गया तो पिंड अनंत पर नहीं जा पाएगा। अब अनंत पर जो ऊर्जा है उसका मान कितना है, तो हम कहेंगे भाई अनंत पर जो ऊर्जा है उसका जो मान है वो है 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। यानी कि पृथ्वी तल पर पिंड की ऊर्जा इस 1/2 mv² से ज्यादा होनी चाहिए। ये v क्या है, अनंत पर पिंड का वेग है, ये m क्या है, उसका द्रव्यमान है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। वेग जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका वर्ग हम ले रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। m तो हमेशा पॉजिटिव है ही, और जो 1/2 है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बराबर आ गया पॉजिटिव। यानी कि E का जो मान है, ये मान E का जो मान है वो कैसा होना चाहिए, पहली बात तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव में भी कितना हो सकता है, तो पॉजिटिव जो संख्या है वो 0 से शुरू होती है।
यानी छोटी से छोटी पॉजिटिव संख्या कितनी होती है? 0। और उससे बड़ी संख्या हम ले तो और उससे बड़ी कितनी भी हो सकती है। यानी इस ई का जो मान है, इस ई का जो मान है वो अगर हम न्यूनतम लेवें, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर हम न्यूनतम लेवें तो न्यूनतम कितना हो सकता है? ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी न्यूनतम हो सकता है 0। यानी कि इस ई का जो मान है वो पृथ्वी तल पर जो ऊर्जा है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, या तो 0 से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो। तो अब अगर मैं यहां पर सॉरी बच्चों, अब अगर मैं यहां पर ई की वैल्यू लिखना चाहूं तो ई की वैल्यू कितनी थी? ई की जो वैल्यू है वो है 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस आर प्लस एच। हम क्या कहेंगे? ये ई की वैल्यू है और ये क्या होनी चाहिए? या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि जो x है उसका मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो बताओ x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, तो न्यूनतम कितना होगा बच्चों? 0 0 होगा। यानी कि जब हम 0 लेंगे तो हमारे पास में क्या मान आएगा? न्यूनतम मान आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस समीकरण में अगर मैं ये लिखूं कि 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, और यहां मैं बराबर का चिन्ह लगा दूं और 0 लिख दूं, तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या आया है? न्यूनतम मान आया। भाई 0 लेने पर न्यूनतम मान आया ना हमारे पास में। तो ये न्यूनतम क्यों हुआ होगा? न्यूनतम क्यों होगा या न्यूनतम से बड़ा क्यों होगा? भाई न्यूनतम से बड़ा हुआ है इसका मतलब इसका मान ज्यादा आया है, और न्यूनतम हुआ है इसका मतलब इसका मान कम आया है। तो इसमें ऐसी कौन सी राशि है जिसके बदलने की वजह से ये बढ़ा या घटा है? तो हम कहेंगे भाई इसमें बदलने वाली राशि तो केवल एक ही है, वो है वेग। इसका मतलब यह हुआ कि वेग का मान न्यूनतम लिया गया होगा, तभी ये न्यूनतम यानी 0 आया होगा। तो अनंत पर इसे फेंकने के लिए जो न्यूनतम वेग है वो हमारे पास में तब आएगा जब हम इस ऊर्जा को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है ना? हमेशा ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैं इसलिए यहां पर ये जो मैंने कॉन्सेप्ट है उसमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का चिन्ह मैंने बताया कि हमेशा ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये वेग का मान जब आप न्यूनतम लोगे, न्यूनतम कितना? अनंत पर फेंकने के लिए न्यूनतम जितना वेग चाहिए उतना जब लोगे तो कुल ऊर्जा का मान 0 आएगा। अगर आपने उससे ज्यादा वेग लिया तो कुल ऊर्जा का मान 0 नहीं आएगा, फिर कुल ऊर्जा का मान जो है वो 0 से ज्यादा बड़ा होगा। पर फिलहाल हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं इस समीकरण में से ये जो जी एम एम अपॉन आर प्लस एच से दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरे पास में आ जाएगा 1/2 स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। क्योंकि हमने यहां पर 0 लिया है इसलिए इस v को हम कहेंगे v मिनिमम। वी एम कह देता हूं मैं यहां पर, वी एम का मतलब हो जाएगा v मिनिमम, है ना? ये वेग जो है वो अब हमारे पास में क्या आ रहा है? न्यूनतम वेग आ रहा है, वी एम कह देते हैं इसको, बराबर प्लस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। यहां पर हम देख सकते हैं एम से एम कट गया और ये जो 2 है वो दूसरी तरफ चला गया, तो 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास में यहां पर आ जाएगा, जैसे 2 दूसरी तरफ गया, वी एम इज इक्वल टू वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर आया। अब अगर यहां पर मैं इस जीएम की बात करूं तो हम सब जानते हैं स्मॉल जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जीएम बराबर क्या हो जाएगा? जीएम बराबर हो जाएगा स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। जीएम बराबर हो गया हमारे पास में स्मॉल जी, सॉरी कैपिटल जी इंटू एम बराबर स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है,
ये वैल्यू यहां ऊपर रख दीजिए, ये वैल्यू अपन ऊपर रख देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा वी एम का स्क्वायर बराबर 2, इस जी एम की जगह आ गया जी इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे आ गया आर प्लस एच। ये जो नीचे आर प्लस एच है, इसमें से अगर मैं आर को कॉमन ले लूं, आर को कॉमन ले लूं तो आ जाएगा वी एम का स्क्वायर बराबर अंडर वी एम का स्क्वायर बराबर, ऊपर तो है 2g आर, ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको बड़े ब्रैकेट में, अपॉन नीचे आर कॉमन लिया, ऊपर आर स्क्वायर है सॉरी, नीचे आर कॉमन लिया तो पहला पद तो हो गया 1, दूसरा हो गया एच अपॉन आर, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं इसका मतलब उसका अपन भाग दे रहे हैं। आप देख सकते हो इस आर से एक घात कट गई, आपके पास में क्या आ गया बच्चों, आपके पास में जो संख्या है वो आ गई है वी एम का स्क्वायर बराबर 2g इंटू आर, और नीचे है 1 प्लस एच अपॉन आर। अब हम इसमें कंडीशन ले रहे हैं कि यदि h इज लेस देन r हो, यानी h का मान r की तुलना में बहुत छोटा हो, तो इस h को नगण्य माना जा सकता है। या पिंड को पृथ्वी के पृष्ठ से फेंका गया हो तो भी h का मान 0 होगा। यदि h का मान छोटा है तो नगण्य, और अगर पृष्ठ से फेंका है तो 0। दोनों ही स्थितियों में हम इस भाग को यहां से हटा सकते हैं। तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, ओनली वी एम का स्क्वायर बराबर 2g इंटू आर। तो वी एम बराबर क्या होगा, वी एम बराबर क्या होगा, हम कहेंगे भाई वी एम बराबर हमारे पास में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g इंटू आर। यानी किसी भी पिंड को इस वेग से फेंका जाए, इस वेग से फेंका जाए तो वो पृथ्वी के पृष्ठ से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अब अगर परीक्षा में आता है कि किसी पिंड को पृथ्वी के तल से फेंका जाए, तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, जहां जहां हम आर प्लस एच लिख रहे थे वहां आर प्लस एच की जगह ओनली आर लिख देना है, क्योंकि एच का मान 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी के तल के लिए हमारे पास में आ जाएगा, लेकिन ये हमारे पास में न्यूनतम आया है, यानी कि इस वेग से ज्यादा वेग से फेंकोगे तो भी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, कम से फेंकोगे तो नहीं जाएगा। इससे कम वेग से फेंका तो नहीं जाएगा, इससे ज्यादा वेग से फेंकोगे तो ही ये पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर जाएगा। अब एक प्रश्न आया है अमन का कि सर ये जितनी भी बातें आप बता रहे हो इस सब में कहीं पर भी पीडीएफ में आर प्लस एच तो लिखा हुआ है ही नहीं, सब जगह ओनली आर ही लिखा हुआ है। तो मैंने अभी आपको कहा कि जब भी ये एच ऊंचाई से फेंका जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, आर प्लस एच, और पृथ्वी के पृष्ठ से फेंका जाएगा तो क्या लिखेंगे, आर। तो ये जो सामने आप देख रहे हो पीडीएफ में, ये पृथ्वी के पृष्ठ से जब किसी पिंड को फेंका जाता है तो पलायन वेग का मान निकाला गया है, और जब एच ऊंचाई से फेंका जाएगा तो पलायन वेग का जो मान है वो आगे वाले भाग में देख सकते हो, यहां पर है, ये रहा, ठीक है। अब अगर हम गणना करना चाहें पलायन वेग की, तो पलायन वेग की गणना करना चाहें तो वी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g इंटू आर। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, जी का मान सबको पता है 9.8 होता है। 6400 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलना चाहूं तो लिख सकता हूं 6400 इंटू 10 की घात 3 मीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड है। ये सारे के सारे मान अगर हम इस समीकरण में रखें और इनको गुणा भाग करें तो हमारे पास में जो मान आएगा वो होगा वी बराबर, बोलो बेटा। न्यूमेरिकल में जो जी का मान 9.8 की जगह 10 भी तो रखते हैं। हाँ बताएंगे, इस पर भी अभी अपन चर्चा करेंगे ना, पहले इस पे ये मैं कंप्लीट कर दूं फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो जो एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग उसका मान कितना आ रहा है हमारे पास में, इनको गुणा भाग करने पर 11.2 इंटू 10 की घात 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इस वेग से इसको फेंका जाए तो ये जो पिंड है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। आप देख रहे हो
कि जो पलायन वेग है उसका मान हमारे पास में कितना है बच्चों, 11.2 मीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी के लिए। लेकिन यही मान अगर मैं चंद्रमा के लिए निकालता तो चंद्रमा के लिए v का जो मान है वो होता 2g इंटू आर, यानी चंद्रमा की गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता, चंद्रमा की त्रिज्या पर निर्भर करता। और चंद्रमा के लिए इसका मान जब कैलकुलेट करके निकाला गया है तो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6ठा भाग होता है। 1/6 इंटू पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, इसके बराबर होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की त्रिज्या अगर हम यहां पर रखें तो जो पलायन वेग का मान है चंद्रमा के लिए उसका मान आता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो पृथ्वी पे वायुमंडल में जो अणु हैं उनकी जो चाल है वो इस चाल से ज्यादा है। हमने क्या कहा कि जो भी पलायन वेग से जिस चीज को फेंका जाएगा वो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। तो चंद्रमा पर अगर हम अणु रख देते, वायु होती, तो वायु में जो अणु है उनकी चाल इससे ज्यादा होती। और हम क्या कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा चाल वाले सारे क्या करेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जितने भी अणु हैं चंद्रमा पर वो क्या करेंगे, चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी चाल पलायन चाल से ज्यादा है। जबकि पृथ्वी पर पलायन चाल का मान ज्यादा है, इसलिए जैसे मान लीजिए कि अणु की जो चाल है उसका मान है, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब चंद्रमा पर पलायन चाल का मान कितना है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो भी इस वेग से ज्यादा वेग से गति करेगा वो चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो ये जो अणु हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का पलायन चाल का जो मान है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो भी इस चाल से या इससे ज्यादा चाल से गति करेगा वही पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जा सकता है। तो क्या ये अणु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जा पाएंगे? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर इनकी जो चाल है वो पलायन चाल से कम है। लेकिन चंद्रमा के लिए इनकी जो चाल है वो पलायन चाल से ज्यादा। इनकी चाल तो फिक्स है, लेकिन चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम है, इसलिए ये अणु चंद्रमा में के गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे और चंद्रमा की गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल जो है वो अनुपस्थित है। वायुमंडल अनुपस्थित क्यों है? वायु के कण अनुपस्थित क्यों है? गैस से अनुपस्थित क्यों है? क्योंकि गैसों का जो औसत वेग है वो पलायन चाल से ज्यादा है। इस वजह से ये जो गैसें हैं ये वायुमंडल, ये चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाती, जबकि इन्हीं गैसों का जो चाल है पृथ्वी पर वो पलायन चाल से कम है, इसलिए पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाती। और इसीलिए पृथ्वी पर तो वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब जो प्रश्न इस बच्चे ने पूछा, सूर्य प्रकाश ने, कि सर ये जो जी है इसमें आपने क्या गड़बड़ कर रखी है, कभी तो आप लिखते हो 9.8 और कभी लिखते हो आप 9.81, है ना, ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और कभी कभी हमने देखा है कि आप इसकी जगह 10 काम में लेते हो। तो ये शुरुआती तौर पर जब मैं पढ़ा रहा था इस चैप्टर को तब भी मैंने कहा था कि जो जी है उसका एग्जैक्ट मान तो 9.81 ही होता है, लेकिन इसको पूर्णांकित करो तो 9.8 आता है। यानी कि हम 9.81 की जगह 9.8 भी रख सकते हैं। और गणना को सरल बनाने के लिए इस 9.8 को और ज्यादा पूर्णांकित किया जाता है। तो हम सब जानते हैं पूर्णांकित करते समय जिस संख्या को हटाया जाना वो 5 से बड़ी हो तो उससे पहले वाली जो संख्या उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो इस 8 को जब हम हटाएंगे तो ये 5 से बड़ा है और ये 9 क्या बन जाएगा, 10। तो गणना को सरल करने के लिए हम इसकी जगह 10 काम में लेते हैं, पर इसका एग्जैक्ट मान 9.81 है। समझ में आई बात? ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपकी जेब में 9,990 रुपए होते हैं और आपसे कोई पूछे कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं तो आप कहते हो कि 10,000 रुपए हैं। 9,990 नहीं कहते हो, क्योंकि वो 10 जो है वो इतना छोटा है कि हम कहते हैं भाई 10 का होना नहीं होना बात बराबर है। तो इसको पूर्णांकित करके और गणना को सरल बनाने के लिए 10 काम में लिया जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। लेकिन एग्जैक्ट मान जो है वो 9.81 ही। ये हमारी सरलता के लिए हमने ऐसा किया। जैसे दुनिया में आदर्श गैस है ही नहीं, लेकिन हम गणनाओं को थोड़ा सा सरल करने के लिए गैसों को आदर्श गैस मान करके गणना करते हैं, पर वास्तव में तो आदर्श गैस है ही नहीं।
वास्तविक रूप में आदर्श गैस नहीं है, केवल सरलता की वजह से हम ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही यहां पर जो गुरुत्व त्वरण है उसका मान होता तो 9.8 एक ही है, पर गणना को सरल करने के लिए हम इसको 10 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहां पर देखा पलायन चाल का मान। अब पलायन चाल का अगर सूत्र आता है परीक्षा में गणना करने के लिए, तो आपको ये देखना है कि आप h ऊंचाई के लिए गणना कर रहे हो या पृथ्वी के पृष्ठ के लिए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, ये वाला जो भाग है इसको आपको याद करना है, h ऊंचाई वाले को। और अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के पृष्ठ के लिए निकालो, तो जहां जहां h आया है उस h को हटा करके 0 कर दो। तो मैंने इसीलिए पहले ये वाला पढ़ाया और बाद में पृथ्वी के पृष्ठ वाला पढ़ाया है। पृथ्वी के पृष्ठ वाला बाद में क्यों पढ़ाया है कि भाई एक याद करेंगे दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, इसका कारण बताइए। तो हम क्या कहेंगे, गैसों का औसत वेग चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38 से ज्यादा होता है, इसलिए गैस के अणु चंद्रमा से पलायन कर जाते हैं, जबकि पृथ्वी पर पलायन चाल का मान अधिक होता है, इस वजह से ये अणु पृथ्वी से पलायन नहीं कर पाते हैं और पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। अब कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं हम देख लेते हैं, काम की परिभाषाएं। जितने भी सौर मंडल में पिंड हैं, बड़े पिंड हैं, छोटे पिंड हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सूर्य उनकी नाभि पर ही हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सूर्य के चारों ओर जितने भी पिंड चक्कर लगा रहे हैं वो सारे के सारे पिंड जो हैं वो ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है ना, मंगल एक ग्रह है, और इन ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको हम कहते हैं उपग्रह। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्षा में, उनको हम कहते हैं ग्रह। और ग्रह कितने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना गया था, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ग्रह की एक पर्टिकुलर परिभाषा दी गई थी। पर्टिकुलर परिभाषा क्या दी गई थी कि जो ग्रह है वो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लूटो की दिक्कत यह थी कि प्लूटो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाता है, लेकिन इसकी कक्षा निश्चित नहीं है, ये कक्षा को बदल देता है, और इस वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ये निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाता इसलिए। खैर, पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था शुरुआती तौर पर। तो 8 ग्रह हैं। उपग्रह जो हैं वो उन आकाशीय पिंडों को कहा जाता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये उपग्रह 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह है और एक है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जो ब्रह्मांड में प्रकृति द्वारा ऑलरेडी है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक आकाशीय पिंड है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये मानव निर्मित नहीं है। और दूसरे उपग्रह कृत्रिम उपग्रह, ये वो उपग्रह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मानव द्वारा निर्मित करके पृथ्वी की कक्षा में या अन्य ग्रहों की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। अभी तक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कारण है कि पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का पता लगाना, जैसे मौसम की जानकारी है, समाचार है, या सिग्नल्स का वापस दूसरी ओर भेजना है। तो इन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इन ग्रहों का निर्माण किया गया है मानव द्वारा, और इनको पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया गया है। ये जो उपग्रह है ये कहलाते हैं कृत्रिम उपग्रह। मानव द्वारा इन कृत्रिम उपग्रहों को भेजे जाने और इन कृत्रिम उपग्रहों को बनाने का जो अभियान है उसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम की जो शुरुआत है सन 1962 में हुई थी। सन 1969 यानी 1969 में भारतीय अनुसंधान संगठन, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, छोटे प्रश्नों में कई बार आ जाता है, इसरो का पूरा नाम बताइए। भारतीय जो उपग्रह हैं उनसे संबंधित जो शोध कार्य हैं और तकनीक का जो डेवलपमेंट है, उसकी जो शुरुआती पीढ़ी है, या हम कहें कि उसका जो श्रेय है, वो मिस्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से की थी। इसका जनक उनको माना जाता है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने और इंजीनियरों ने बहुत सारे उपग्रहों का निर्माण किया। इन उपग्रहों में एक बहुत प्रमुख उपग्रह है आर्यभट्ट। ये प्रथम उपग्रह है जो भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा निर्मित किया गया था, और इसको प्रक्षेपित करने के लिए सोवियत संघ की मदद ली गई थी। इसके अलावा भी भारत ने विभिन्न उपग्रह बनाए हैं, जिसमें भास्कर है, रोहिणी है, एप्पल है, इनसैट है। ये अलग अलग श्रेणी के अलग अलग उपग्रह हैं जिनको अलग अलग उद्देश्य से बनाया गया है। और इन उपग्रहों को हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी